अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने पब्लिक मैन एंड पब्लिक सर्वेंट्स डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एक्ट एंड रूल्स देयर अंडर को पढ़ते हुए एसेट्स एक्ट को कवर किया था और आज के लेक्चर में हम एसेट्स रूल्स को जो है वो कवर करेंगे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो J&K पब्लिक मैन एंड पब्लिक सर्वेंट्स डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड अदर प्रोविजंस रूल्स कब इशू हुए थे? 1998 में। इन रूल्स के अंडर हमें पहले ये बताया गया है कि ये जो रूल्स है 1998 ये नोटिफाई हुए थे वाइड SRO 199 डेटेड 29/6/1998, ठीक है। और ये रूल्स जो है ये नोटिफाई हुए थे इन सुपरसेशन टू SRO 169 डेटेड 3/5/1983, ठीक है। इन रूल्स में भी बाकी रूलिंग्स की तरह पहले डेफिनिशंस है, तो मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनिशंस जो कि इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए लाई है। एक्ट का मतलब है जो हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ा था, J&K पब्लिक मैन एंड पब्लिक सर्वेंट्स डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड अदर प्रोविजंस एक्ट 1983, यानी कि हम कहीं पे भी अगर एक्ट बोलेंगे तो उसका मतलब है एसेट्स एक्ट, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। फॉर्म, तो फॉर्म का मतलब है वो फॉर्म जो इस रूलिंग के अंडर हमें दिए गए हैं, जो मैं आपको लास्ट पे दिखाऊंगी। प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी इन केस ऑफ गेजेटेड ऑफिसर्स जो है उनमें प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी मानी जाती है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, विजिलेंस, और इन केस ऑफ नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज यानी कि अदर पब्लिक सर्वेंट्स HOD ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो उनकी प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी मानी जाती है। अगर आपको याद होगा लास्ट जब हम एक्ट पढ़ रहे थे एसेट्स का, उसमें मैंने काफी जगह पे स्क्रूटिनी में आपको बताया था कि स्क्रूटिनी जो है वो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी करेगी और कैसे कस्टडी में रखेगी प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। तो उस एक्ट में हमें ये नहीं बताया गया था कि प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी कौन है, वो रूलिंग्स के अंडर जो है वो क्लियर की गई कि प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो है वो गैजेटेड के लिए जनरल एडम डिपार्टमेंट है, विजिलेंस, और जो नॉन गैजेटेड है यानी बाकी पब्लिक सर्वेंट्स है उनके लिए HODs है। रूल 3 क्या कहता है इस रूलिंग का? डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड सबमिशन ऑफ एनुअल रिटर्न्स बाय पब्लिक सर्वेंट। तो इस रूल के अंडर हमें यह बताया जाता है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट है, नॉट पब्लिक मैन, मैं पब्लिक सर्वेंट की बात कर रही हूं, जो भी पब्लिक सर्वेंट है उन्हें एनुअल रिटर्न डुप्लीकेट फॉर्म में, डुप्लीकेट फॉर्म मतलब दो भरने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि डुप्लीकेट भरना है, डुप्लीकेट मतलब 2 भरने हैं। किस में? जो कि दिया गया है फॉर्म A, वो मैं आपको लास्ट पे दिखाऊंगी, और वो अपनी प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को वो हैंड ओवर करेगा। और जो भी ये एनुअल रिटर्न वो भरेगा उसमें सारे एसेट्स की डिटेल जो कि उसके नाम पे है या उसकी फैमिली मेंबर्स के नाम पे है वो होनी चाहिए। और उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यू 20,000 से ज्यादा है वो भी इंक्लूड करनी है। और क्या क्या डिटेल्स देनी है हमें उस रिटर्न में? कैश बैलेंस, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, शेयर्स, कैश सर्टिफिकेट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटी बॉन्ड्स, ठीक है। ये सारा आता है मूवेबल प्रॉपर्टी में। दैट मीन्स जब आप अपना एनुअल रिटर्न भर रहे हैं, आप मतलब मैं पब्लिक सर्वेंट की बात कर रही हूं, जो भी पब्लिक सर्वेंट है उसे अपना एनुअल रिटर्न फॉर्म A में भरना है। और जो भी पब्लिक सर्वेंट जो है वो गैजेटेड भी हो सकता है या नॉन गैजेटेड भी हो सकता है ना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। पब्लिक सर्वेंट में दोनों आते हैं, गैजेटेड भी और नॉन गैजेटेड, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट सर्वेंट, उसमें गैजेटेड भी आते हैं और नॉन गैजेटेड भी। तो पब्लिक मैन यहाँ पे नहीं है, पब्लिक सर्वेंट की बात चल रही है। पब्लिक सर्वेंट जो है वो अपनी प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को हर साल, जैसे कि प्रेस्क्राइब किया गया है कि जनवरी में एनुअल रिटर्न सबमिट करेगा इन डुप्लीकेट, यानी 2 फॉर्म्स में, यानी कि 2 फॉर्म्स होने चाहिए वो। और उस एनुअल रिटर्न में वो सारी डिटेल्स अपनी प्रॉपर्टी की जो कि उसके नाम पे है या उसकी फैमिली मेंबर के नाम पे है वो होनी चाहिए।
इन रेस्पेक्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी में अगर वैल्यू 20,000 से ज्यादा है तो ही उसको आप एंटर उसमें करेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है और यहाँ पे भी हम बता रहे हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी चीजें आ रही है, कैश बैलेंस, सेविंग बैंक डिपॉजिट, शेयर्स, कैश सर्टिफिकेट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, डिबेंचर, सिक्योरिटी बॉन्ड्स, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड आइटम जिसमें खाली इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं। ठीक है, तो ये सब मूवेबल ए बी सी जो है ये आप फॉर्म ए में एंटर करेंगे अगर इनका वैल्यू 20,000 से ज्यादा है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो उसमें भरना ही भरना है। और जब आप ये सबमिट करेंगे अपनी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को ये फॉर्म ए, तो वो आपको इन रिटर्न फॉर्म बी पे एक रिसीट देंगी कि हाँ जी हमने इससे ये वाला फॉर्म एनुअल रिटर्न फॉर्म ले लिया है। ठीक है, तो फॉर्म बी भी मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी क्या है। रूल 4 क्या कहता है इन रूलिंग्स का, रिस्ट्रिक्शन टू एक्वायर एंड ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। जो भी पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट दोनों आते हैं, फिर से बता रही हूं मैं, गेस्टेड और नॉन गेस्टेड। जो भी पब्लिक सर्वेंट है उसे अपनी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के नोटिस में लाना है जो भी वो मूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करे या ट्रांसफर करे और वो मूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यू 20,000 से ज्यादा हो, यानी 20,000 से कम हो तो कोई जरूरत नहीं है अपनी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के नोटिस में लाने की अगर वो बेच रहा है या खरीद रहा है। लेकिन अगर उससे ज्यादा वैल्यू है तो उसे वो हर हाल में अपनी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी की नोटिस में लाना है, यानी प्रेयर परमिशन लेनी है जैसे मैंने एक्ट में आपको बताया। अदरवाइज वो खुद अगर 20,000 से ज्यादा है ना तो एक्वायर कर सकता है और ना ही बेच सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, अनलेस उसके पास प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी का परमिशन हो। ठीक है, जैसे मैंने एक्ट में आपको बताया। पेनल्टी फॉर नॉन सबमिशन ऑफ रिटर्न्स। इन केस ऑफ पब्लिक सर्वेंट, अगर एक पब्लिक सर्वेंट फेल होता है कि वो विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम अपनी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को सबमिट करे एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न, तो जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी होती है उस पे ये ड्यूटी बनती है कि वो उस पब्लिक सर्वेंट को एक नोटिस सर्व करे विद इन अ पीरियड ऑफ 21 डेज। उस पब्लिक सर्वेंट को उस नोटिस का जवाब देना है। ठीक है, यानी अगर एक पब्लिक सर्वेंट ने अपने प्रिस्क्राइब्ड टाइम पे विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम पे एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न सबमिट नहीं किया अपनी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को, तो जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उसे एक नोटिस सर्व करनी है इस पब्लिक सर्वेंट को और विद इन 21 डेज उसका जवाब मांगना है कि उसने क्यों नहीं सबमिट किया एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड और ऑन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। ठीक है, विद इन 21 डेज पब्लिक सर्वेंट जो है वो रिप्लाई देना चाहिए। उस रिप्लाई में क्या होने चाहिए, कॉजेस के उसने क्यों नहीं भरा एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न। आफ्टर कंसिडरिंग द रिप्लाई, जैसे ही वो रिप्लाई सबमिट करेगा, जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है वो उस रिप्लाई को जो है कंसिडर करेगी यानी देखेगी। अगर उसे लगा कि जो ग्राउंड्स पब्लिक सर्वेंट ने दिए हैं फॉर नॉन सबमिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिटर्न वो जस्टिफाइड है, तो वो अलो करेगी इस पब्लिक सर्वेंट को कि वो फाइल करे अपना रिटर्न विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज। ठीक, यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर हाँ जी आपके जो रीजन से जस्टिफाइड है, आप जी विद इन 7 डेज अपना रिटर्न अब सबमिट कर सकते हो। और अगर उसे ये लगे कि जो रीजंस दिए गए हैं फॉर नॉन सबमिशन ऑफ रिटर्न वो अनजस्टिफाइड है, तो अंडर सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट, कौन सा एक्ट, एसेट्स एक्ट, अंडर सेक्शन 11 ऑफ द एसेट्स एक्ट पब्लिक अथॉरिटी जो है वो प्रोसीड करेगी अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट कि उसने जी जो ग्राउंड्स दिए हैं वो जस्टिफाइड नहीं है, तो उस सेक्शन के अंडर वो अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट एक्शन लेगी। तो 11 सेक्शन क्या है वो आपने ऑलरेडी पढ़ा है एक्ट में। ठीक है, स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स, यानी कि जो एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न आपने दिया उसकी स्क्रूटिनी का मतलब क्या होता है, उसको देखना, उसको ऑब्जर्व करना, उसमें देखना कि क्या क्या इसने लिखा है, दैट इज द स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी मीन्स जांच पड़ताल करना। ठीक, जैसे ही पब्लिक सर्वेंट जो है वो अपना रिटर्न सबमिट करता है अपनी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास, तो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो है वो स्क्रूटनाइज करती है उस रिटर्न को, यानी उसको देखती है, उसमें देखती है कि क्या क्या चीजें इसमें लिखी है, सोर्सेस क्या क्या लिखे हैं, और अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है कि ये जी जेन्युइन है, वेल एंड गुड,
अगर प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को ये लगता है कि इसने जो इसमें आइटम्स दिखाए हैं प्रॉपर्टी के वो डाउटफुल है या डिसप्रपोर्शनेट है या सोर्सेज जो इसमें दिखाए गए हैं इनकम के वो जी ठीक नहीं है, तो उसे एक नोटिस इशू करनी है इस पब्लिक सर्वेंट को और उसे पूछना है कि ये रीजंस क्या है, ये डाउटफुल क्यों लग रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी स्क्रूटिनी के बाद सेटिस्फाई नहीं है इस जो भी उसमें प्रॉपर्टी दिखाई गई है, अगर इंक्रीज हुआ है उस प्रॉपर्टी में या डिक्रीज हुआ है, जो भी हुआ है, सोर्सेज दिखाए गए हैं कि इंक्रीज कहाँ से हुआ है, अगर प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को ये लगता है कि ये जो इसमें इंक्रीमेंट दिखाई गई है या ये जो सोर्सेज दिखाए गए हैं या ये जो प्रॉपर्टी दिखाई गई है डाउटफुल है, तो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो है वो नोटिस सर्व करेगी किसको, पब्लिक सर्वेंट को, और उसको एक अपॉर्चुनिटी देगी कि वो अपना जो है जवाब दे, वो मतलब उसको हर्ड करने की एक अपॉर्चुनिटी देगी कि वो बताए कि डाउटफुल अगर लग रहा है तो क्यों लग रहा है, वो अपनी तरफ से अपने आप को अपनी सफाई पेश करे। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट जो है वो विद इन 21 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ नोटिस, यानी कि जब उसको ये नोटिस मिलती है विद इन 21 डेज उसे जो है अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगर प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाती है एक्सप्लेनेशन से तो ठीक है, अगर नहीं हो जाती है तो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को ये मैटर जो है विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन को इंक्वायरी के लिए रेफर करना है और विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसमें एक इंक्वायरी कंडक्ट करेगी और जो रिपोर्ट है वो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को सबमिट करेगी। ठीक है, कस्टडी ऑफ रिटर्न्स, जो भी रिटर्न्स है उन्हें सीक्रेट डॉक्यूमेंट ट्रीट किया जाता है। ठीक है, जो एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न होता है वो ऐसा नहीं होता है कि किसी को भी दे दो, किसी के भी हाथ में रख लो, बाहर रख लो, नहीं, ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट ट्रीट किया जाता है और आफ्टर स्क्रूटिनी इसे प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी सेफ कस्टडी में रखती है इंडिविजुअल फोल्डर ऑफ ईच पब्लिक सर्वेंट के हिसाब से, यानी कि हम कहेंगे इंडिविजुअल फाइल्स में। ठीक है, जो रिटर्न्स होते हैं उन्हें ओपन नहीं किया जाना चाहिए या उन्हें स्क्रूटिनी के लिए किसी को भी नहीं दिया जाना चाहिए या उन्हें कोई भी पर्सन इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है अदर देन प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी, जब तक ना प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी कहे या जब तक ना प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी एलो करे या सिर्फ प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी ही कर सकती है। क्या कर सकती है? स्क्रूटिनी या इंस्पेक्शन, कोई और बंदा ना तो स्क्रूटिनी कर सकता है और ना ही इन रिटर्न्स के इंस्पेक्शन कर सकता है, बिकॉज ये जो डॉक्यूमेंट है ये काफी सीक्रेट ट्रीट किया जाता है, इसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा कि कैसे अगर सबमिट ना करे रिटर्न तो क्या पनिशमेंट है, कैसे कितने दिन तक नोटिस सर्व करनी है, या अगर रिटर्न सबमिट करने के बाद जो है ये लगता है कि उसमें जो प्रॉपर्टी दिखाई गई है, सोर्सेज ऑफ प्रॉपर्टी दिखाई गई है या इंक्रीमेंट इन प्रॉपर्टी दिखाई गई है वो डाउटफुल है, तो कितना टाइम देना है पब्लिक सर्वेंट को उसको सुनने के लिए या कितने टाइम तक उसको जो है वो एक नोटिस सर्व करनी है। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट जो है हम इसमें क्या देखेंगे, फॉर्म ए, यानी कि जो मैंने आपको पिछले एक्ट में भी दिखाया कि किस तरीके से आपको अपना प्रॉपर्टी रिटर्न जो है वो सबमिट करना है, वो करना है फॉर्म ए में सबमिट, और फॉर्म ए ऐसा होता है। ठीक है, और फॉर्म बी जो है जिसमें रिसीट मिलती है उस पब्लिक सर्वेंट को, वो फॉर्म बी इस तरीके का होता है, रिसीव द रिटर्न एनुअल, जैसे कि सिंपल एक रिसीट जिसे हम कहेंगे। ठीक है, समझ आया आपको? तो ये था हमारा एसेट्स। मैं आपको फिर से बताती हूँ कि आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इस एसेट एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न को, बिकॉज काफ़ी सारी जो है हम देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ जो है कुछ गैर कानूनी तरीके से उनके पास प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, एनहेंस में हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा पहले कुछ अरसे पहले तक उतना ज़्यादा इन पे गौर नहीं किया जाता था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न सबमिट करना, क्योंकि इसके बिना पे ही एक एम्प्लॉय जो है काफी सेफ रहता है अपनी पोजीशन में। ठीक है, तो विद दिस आई कंक्लूड टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ये रूलिंग क्या है, उतनी टफ नहीं है कुछ रूलिंग, बस इंसान एक बार समझ जाए तो फिर याद रह जाता है कि कब भरना है, कैसे भरना है, कितना टाइम पीरियड है, नहीं भरे तो क्या होगा, कितने टाइम तक फिर नोटिस सेंड करनी है, भरने के बाद अगर डाउटफुल लगे तो कितने टाइम तक फिर से नोटिस एक सेंड करनी है, कितना टाइम देना है, बस ये आपको इसमें याद रखना है। आई होप आपको ये समझ आया होगा।
अगर कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फेसबुक पेज पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।